फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब तो एग्जामिनेशन में मात्र 2 महीने रह गए यूपीएससी प्री के, तो बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी चल रही होगी। चलिए, नहीं चल रही है तो हम लोग शुरू कर देते हैं। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसको हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के नाम से भी जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटी की क्लास है यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्या भूमिका है। तो एग्जाम के जो तीनों स्टेज हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, उसमें क्या इसकी भूमिका है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। लास्ट में हम लोग फिर रणनीति बनाएंगे कि कैसे हम लोग को इस टॉपिक को तैयार करना है और किस तरह से हम लोग तैयार करके इस टॉपिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो आज देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के जो लेक्चर है इसके हाइलाइट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। फिर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो ट्रेंड है वो कैसे है, उसके एनालिसिस करेंगे। फिर देखेंगे कि इस टॉपिक को क्लासिफिकेशन करके कितने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। फिर देखेंगे कि नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे हैं, किस तरह की किस नेचर के क्वेश्चंस होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि बुक्स कौन कौन सी हमको इसके लिए लेनी है या किस बुक का सहारा लेना है, ये चीज़ देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, अधिक से अधिक हम इस टॉपिक से बेनिफिट ले सकें। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अगर किसी टॉपिक का इवैल्यूएशन करना है तो इसी आधार पे तो किया जाएगा कि उससे कितना बेनिफिट मिलने वाला है हमें, उससे कितने क्वेश्चंस आते हैं और हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बाकी भावना में बह के कि हमको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, हमको ये टॉपिक बहुत बुरा लगता है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिलेक्शन लेना है तो ना कोई टॉपिक अच्छा है ना कोई टॉपिक बुरा है, सिलेक्शन लेना है तो सभी टॉपिक को हमको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए कि 2011 से यूपीएससी ने क्या किया है कि सीसेट इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, 2011 से। तो यहाँ पे देखिए कि 2011 से और 2023 तक अभी तक यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ है। तो इन वर्षों में देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ से जो ट्रेंड शुरू हुआ है उसमें देखेंगे आप कि 2011 में 12 क्वेश्चन है, 2012 में 20 क्वेश्चन है, 2013 में 18 क्वेश्चन है। और इसी तरह से अगर नीचे से देखा जाए यहाँ से शुरुआत से, तो देखिए 2023 में इस टॉपिक से 2023 में जो सबसे लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ है उसमें 16 क्वेश्चन थे। 2022 में ये लगभग 11 क्वेश्चन थे, 2021 में 18 क्वेश्चन थे, 2020 में 18 क्वेश्चन, 2019 में 15 क्वेश्चन। यानी कि ऑन एवरेज लिया जाए तो इन क्वेश्चंस का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, लगभग 15 से लेकर 18 क्वेश्चन के बीच में क्या हो रहा है, ये एवरेज आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यदि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसमें पॉलिटी हमारे लिए एक बहुत बेनिफिशियल सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि इससे ऑन एवरेज 15 से 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर हम एवरेज 15 भी ले लें और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है, तो लगभग 30 मार्क्स का क्या हो जा रहा है, पॉलिटी से क्वेश्चंस आ रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं जीएस फर्स्ट में, 100 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। तो इसका मतलब है कि पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और आज के समय में देखेंगे, पिछले 3-4 साल का जो ट्रेंड देखेंगे यूपीएससी में सिलेक्शन के कितने मार्क्स पे होता है, तो वो लगभग 80 to 85 मार्क्स पे क्या होता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं आप, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो। बाकी जो सब कैटेगरीज हैं या ओबीसी, एससी, एसटी हैं, उनके लिए और मेरिट नीचे जाती है। तो ये देखिए कि आप 80 से 85 मार्क्स अगर पा लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए, सही बताएं, इसमें बहुत डरने वाली भी बात नहीं है और बहुत ज़्यादा इसको लेकर एकदम चौंकने वाली भी बात नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे और सही स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो ये 80 से 85 नंबर आप बहुत आसानी से प्रीलिम्स में पा सकते हैं जीएस फर्स्ट पेपर में। तो ये चीज़ कैसे करना है, अब देखिए यहाँ पे 80 से 85 नंबर पे ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जा रहा है, जिसमें 30 ऑन एवरेज 30 नंबर तो आपको पॉलिटी से मिल जाएगा। और ये सेक्शन जो होता है पॉलिटी वाला ना, आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे, अगर जनरली पूछेंगे और वो अगर झूठ नहीं बोलेगा तो लगभग 80 से 90% स्टूडेंट जो होंगे ना, वो बोलेंगे कि मेरा पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी सबसे अच्छा तैयार है, उसमें मैं कॉन्फिडेंस में हूँ और उसके क्वेश्चन तो मैं यूँ चुटकियों बजाते कर दूंगा। अब करते हैं कि नहीं करते हैं ये अलग बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस सबको रहता है। तो उसका रीज़न ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े सरल स्वभाव के होते हैं
कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी अपेक्षा, हालांकि ये भी बहुत ट्रिकी होते हैं। और इनका एक बहुत अच्छा एक मतलब नेचर होता है कि हर स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस में लाते हैं ये। बट जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और हम लोग चेक करते हैं एग्जामिनेशन के बाद, तब पता चलता है कि सबसे ज़्यादा गलतियां भी इसी में होने की प्रोबेबिलिटी होती हैं। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होते हैं इसमें, वो कहीं ना कहीं हमें ट्रिक में फंसा देते हैं या थोड़ा सा हमें भ्रमित कर देते हैं। लेकिन ऑन एवरेज देखिए कि 30 नंबर का क्वेश्चन इससे आ रहा है, 30 नंबर इससे प्राप्त हो जाएंगे। और देखिए 30 नंबर 80-85 नंबर में जहाँ सिलेक्शन होता है उसमें 30 नंबर भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। ठीक है, तो ये तो देख लिया हम लोगों ने प्रीलिम्स में इसकी भूमिका क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे कि मेंस में इसकी भूमिका क्या है। तो देखिए मेंस में इसका जो भूमिका है वो हम लोग 2014 से ही देखेंगे, क्योंकि 13 से देखेंगे, क्योंकि 2011-12 से पहले जो जीएस होते थे वो 2 पेपर होते थे, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड। ये 300 नंबर के होते थे। तो उसमें जीएस पॉलिटी के 111 और 2012 में 47 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो नीचे से ट्रेंड देखेंगे हम यहाँ से कि 2023 में 125 नंबर, 2022 में 125, 2021 में 125, 2019 में 125, यानी कि ये अब 125 नंबर का आ रहा है। और टोटल जो जीएस के पेपर हैं, 4 जीएस के पेपर हैं, 1000 मार्क्स के कंप्लीट 4 हैं, तो एक जीएस का पेपर कितना हो गया? 250 मार्क्स का हो गया। और ये जो पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, ये जीएस सेकेंड पेपर में, पेपर सेकंड में, जीएस के सेकंड पेपर में ये आता है। तो सोचिए कि 250 मार्क्स में से अकेले 125 नंबर की पॉलिटी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के क्वेश्चंस है। तो आधा जीएस का पेपर, सेकंड पेपर तो इसी से कवर्ड है, बाकी गवर्नेंस और बाकी सेक्शंस हैं उसमें। तो इसका मतलब कि मेंस में भी इससे बहुत अच्छा स्कोर आता है या बहुत अच्छे नंबर्स आते हैं इससे। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स का हो गया, मेंस का हो गया। इंटरव्यू में क्या है कि अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको पूरी प्रोबेबिलिटी है कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन या शासन व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा ही जाए, तो वहाँ भी आप बच नहीं सकते पॉलिटी से। और लास्ट एंड फाइनल, अगर आप सिलेक्शन पाते हैं और शासन चलाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो वहाँ अपने देश के संविधान, अपने देश की शासन व्यवस्था, अपने देश के शासन व्यवस्था के चरित्र, इन सब को नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे आप सफ़र करना शुरू कर देंगे। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी से हम कहीं भी भाग नहीं सकते हैं। और ये भी जान लीजिए कि हमको पढ़ने की जो रणनीति है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनानी है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी हम अगर सही रणनीति नहीं अपनाएंगे तो हो सकता है कि हमें सफ़र करना पड़ जाए। तो देखिए, अगर इस टॉपिक को अगर वर्गीकृत किया जाए, क्लासीफाइड किया जाए, तो एक होता है इसका कि संविधान, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पूरी तरह से क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। दूसरा होता है राजनीतिक तंत्र, मतलब किस प्रकार का शासन है, व्यवहार में क्या है, इस पे क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा है पंचायती राज और लोकनीति क्या है, इस पे। ठीक है, ये पंचायती राज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चौथा है न्यायिक एवं अधिकार संबंधित मुद्दे। ठीक है, तो ये 4 सब टॉपिक को सब डिवाइड किया गया है 4 वर्गों में या 4 अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि इसमें कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन आता है तो हो सकता है कि 3 से लेकर 5 तक हर टॉपिक वैरी करता रहे। तो आप किसी टॉपिक को कम मत समझिए और किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मत दीजिए। ठीक है, सभी टॉपिक्स पे हमको समान रूप से तैयारी करनी है। फिर इसके बाद देखते हैं कि प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, या क्या ट्रेंड है इनका। तो देखिए, सामान्य रूप से जो प्रश्न होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, होते तो 3 प्रकार के हैं, लेकिन एक तीसरा प्रकार जो होता है वही इन्हीं में ही समाहित होता है। तो पहला होता है तथ्यात्मक, फैक्चुअल क्वेश्चंस होता है। फैक्चुअल का मतलब है कि कोई इंफॉर्मेशन पूछ ली गई हो, किसी इंफॉर्मेशन को हमको फाइंड आउट करना है या उसके आधार पर आंसर देना है। जैसे मान लेते हैं, अभी एग्जाम्पल लेते हैं, ये प्रश्न है जो 2023 में पूछा गया है, इस पर भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में प्रावधान है राष्ट्रपति का, या ये पूछ लिया कि अनुच्छेद 123 में क्या प्रावधान है, या राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है। ये फैक्चुअल है। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, या पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते हैं। बट फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और बिना फैक्ट की तैयारी के हम क्वेश्चंस नहीं कर सकते। अब इस प्रश्न को देखते हैं जो 2023 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया। अब ये क्वेश्चन है और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है
जिसमें ए ऑप्शन में है पहला संविधान संशोधन है, बी ऑप्शन में 42वां संविधान संशोधन है, सी ऑप्शन में 44वां संविधान संशोधन है और डी ऑप्शन में 46वां संविधान संशोधन है। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपको नहीं अभी कहूँगा और ना ही मैं इस उद्देश्य से हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर आप पहला संविधान संशोधन के बारे में जानते होंगे, 42वें संविधान संशोधन के बारे में जानते होंगे, 44वें संविधान संशोधन के बारे में जानते होंगे या 86 संविधान अमेंडमेंट के बारे में जानते होंगे, तब इस क्वेश्चन का आप बहुत अच्छे तरह से आंसर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको संविधान संशोधन के बारे में पढ़ना है। अब ये फैक्ट है, बहुत से स्टूडेंट को ये लगता है ना कि फैक्ट जो होता है वो रटना है। नहीं, आप फैक्ट को रटो नहीं, समझो, उसको समझो और अपने माइंड में उसको अरेंज करो उसको, ठीक है। ऐसा बहुत से स्टूडेंट को लगता है ना कि फैक्ट को रट लेंगे तो हमारा हो जाएगा। देखो एक चीज़ मैं बहुत अभी क्लियर कर दूं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें कोई चीज़ रट के आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप रट के 1-2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कर सकते हो, आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। आज के समय में आप बिल्कुल ये जो गलत धारणा है, ठीक है, कि हम रट लेंगे, फैक्ट को रट लेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग से निकाल दीजिए। तो एक होता है फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, संकल्पनात्मक जिसको बोलते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या होते हैं कि जिसमें जो कोई संकल्पना है, धारणा है, उसके आधार पर क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे हम लोग इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन, ये भी 2023 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो अगर हमने संविधान पढ़ा है, संविधान की अवधारणा को जानते हैं, तो इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इसके आंसर को। तो संविधान की अवधारणा, अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे 3 शब्द हैं, एक तो संविधान है, दूसरा है मुख्य प्रयोजन, मतलब संविधान का उद्देश्य क्या है, तीसरा सर्वोत्तम, मतलब एकदम सबसे उत्तम कौन सी व्याख्यायित करता है संविधान को, ठीक है, उसके उद्देश्य को या उसके एम को। तो हो सकता है कि इन 4 ऑप्शंस में से जो ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है, हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबल हो कि ये चारों उद्देश्य फुलफिल करता हो संविधान, ठीक है। संविधान का जो उद्देश्य है वो चारों उद्देश्यों को पूरा करता हो। लेकिन यहाँ पे जो पूछा है सर्वोत्तम, तो इसमें हमको इन चारों में से जो सबसे एप्रोप्रिएट होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट है, उसी को हमको यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है। अब हम यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, संविधान में का ये उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन है यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है, बिल्कुल ये भी उद्देश्य है। सी ऑप्शन है यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, ये भी उद्देश्य है इसका। और डी ऑप्शन है यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है, ये भी उद्देश्य है। अब देखिए यहाँ पे जब देखेंगे कि संविधान का चारों उद्देश्य है किसी न किसी रूप में, ठीक है, तो चारों तो टिक नहीं करना है, एक ही टिक करना है हमें। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो शब्द दिया गया सर्वोत्तम, मोस्ट एप्रोप्रिएट, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे सी ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट है, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। अब देखेंगे कि भारतीय संविधान को उदाहरण के रूप में लिखा जाए तो इसमें क्या है, जो मूल अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का जो सेक्शन है वो क्या करता है, सरकार पर सीमाबद्ध है, ठीक है, वो सरकार पर निर्बंधन लगाता है या सरकार के ऊपर रोक लगाता है, ठीक है। और सरकार की शक्तियों को परिभाषित कहाँ से किया गया है, सरकार की शक्तियों को परिभाषित किया गया है, चाहे संघ का प्रावधान हो, चाहे राज्यों का प्रावधान हो, उसको परिभाषित किया गया है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 13 में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये सारे जो अनुच्छेद हैं या सारा प्रावधान है क्या करता है, सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है, उसको सीमाबद्ध करता है। तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से क्या है कि अगर हम संविधान की अवधारणा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे लेंगे, ठीक है। तो ये होता है। तीसरा जो सब टॉपिक में बताया हूँ उसमें क्या होता है कि वो करंट बेस का होता है, मतलब साल भर के अंदर कोई घटना घटी है संविधान या शासन व्यवस्था से लेकर या न्यायिक निर्णयों के से लेकर कोई घटना घटी है तो वो होता है, तो वो भी क्या हो जाएगी, या तो कॉन्सेप्चुअल होगी या फैक्चुअल होगी। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कौन सी बुक पढ़ना है हमको। देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स होती है और बार बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, और स्टूडेंट की सबसे जो मेन एक डायलेमा होता है वो ये होता है कि बुक्स कौन सी पढ़ें।
तो हम लोग को बुक्स के पीछे बहुत नहीं भागना है, लिमिटेड बुक्स पढ़नी है, उसी बुक्स को बार बार पढ़ना है। देखिए आप एक बुक को लेकर 10 बार पढ़िए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बनस्पत कि आप 10 बुक को 10 बार पढ़िए। ठीक है, हम स्टूडेंट के बीच में एक खास करके गलतफहमी होती है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तब तक हमारा पड़ोसी या हमारा फ्रेंड या कोई भी हमें सजेस्ट कर देता है कि अरे मैं फला बुक पढ़ रहा हूँ, वो बहुत अच्छी है, हम तुरंत अपने वाले को छोड़ के उसको खरीद लाते हैं। फिर इसके बाद कुछ दिन पढ़ते हैं, फिर तब तक किसी ने बोल दिया कि अरे ये वाली नहीं, इससे भी अच्छी एक बुक है, उसको पढ़ो वो। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अपने तैयारी कर सकते हैं उसको छोड़ के बार बार इधर उधर कूदने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेनी है उसको पढ़ते जाना है। अब मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक को बेस बना लो। एनसीईआरटी क्या है, 6 to 8, जिसको सिविक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 6 to 8 लेके पढ़ जाइए। फिर इसके बाद क्या कीजिए, 9 to 10 लेके पढ़ जाइए। फिर इसके बाद क्या कीजिए कि 11th की एक बुक है, और वो बुक कौन सी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में है। ठीक है, इसको लेके पढ़ जाइए आप। अब आता है कि एनसीईआरटी बुक क्यों पढ़नी चाहिए, तो इसके पीछे सबसे बड़ी लॉजिक यही है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो इससे डायरेक्टली आपको 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट तो ये होगा कि इसकी लैंग्वेज आपको मेंस में बहुत अच्छे से काम आएगी। दूसरा, कैसे शब्द को यूज करके हम अपने क्वेश्चन को लिखें, ये भी बहुत अच्छे तरीके से आएगी। और तीसरा, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बहुत से क्वेश्चन यूपीएससी ऐसा पूछता है जो डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड होते हैं या उसमें कहीं ना कहीं लिखे होते हैं। तो ये आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा इससे। और एनसीईआरटी की बुक आप बेस बनाइए, इसको पढ़िए। इसके बाद आती है एम लक्ष्मीकांत की बुक। ठीक है, ये बुक बहुत अच्छी बुक है और इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है, बट इसके कुछ सेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ कम इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। अब मैं क्लास लगातार इंडियन पॉलिटी की और कॉन्स्टिट्यूशन की शुरू करूँगा, तो इस क्लास में अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो ये पूरी तरह से जो सेक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का, वो आप 2 से ढाई महीने में बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, और मेंस की क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहे प्रीलिम्स के हों चाहे मेंस के हों, उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं और इस सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग तैयार करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी को। साथ में क्या देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि किसी टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना कि जब हम लोग किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम लोग के दिमाग में ये चीज़ आती ही नहीं है कि किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है और किस टॉपिक को कितना पढ़ना है। बहुत सी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी हैं, हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा एकदम मतलब कहा जाता है कि की पॉइंट है, उस पर बहुत कम फोकस कर पाते हैं। तो हम लोग को ऐसे नहीं है करना है। जैसे एम लक्ष्मीकांत की बुक में लगभग 92-93 चैप्टर्स हैं। सारे चैप्टर उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हैं सभी, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ क्या है कम इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग जब क्लास हम लोग मेरे साथ आप क्लास लेंगे तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि किस चैप्टर पे हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और किस चैप्टर पे हमको कम फोकस करना है, उससे क्वेश्चंस की जो नंबर्स हैं वो कम होते हैं। ठीक है, और साथ में हमको क्या लेना है, बेयर एक्ट ले लेना है। बेयर एक्ट क्या है कि ये संविधान को सरल भाषा में परिभाषित किया गया है, उसको उल्लिखित किया गया है। तो इसमें मुख्यतः कुछ प्रावधान है, कुछ अनुच्छेद हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो बेयर एक्ट भी पूरा नहीं पढ़ना है हमको, कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी है। मैं आप क्लास जैसे जैसे चलती रहेगी मैं बताऊंगा कि किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे आपको कम फोकस करना है। फिर क्या करना है, करेंट अफेयर्स। साल भर जो पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी से रिलेटेड घटनाएं घटी हैं या न्यायिक निर्णय हुए हैं या संविधान का संशोधन किया गया है, कोई बिल लाया गया है, कोई कानून बनाया गया है, तो इसको क्या करना है, अपडेट करते रहना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप कि किसी भी इंस्टीट्यूट का आप साल भर का कंपाइलेशन ले सकते हैं। बिल्कुल आप इसको लेके पढ़ते रहिए, उसी के भरोसे मत रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए लेके। ठीक है, अब देखिए मेंस के लिए क्या है कि जो टॉपर नोट्स हैं राइटिंग स्किल के लिए, टॉपर्स की नोट्स को आप लेते रहिए, देखते रहिए कि वो क्या लिखते थे, किस तरह से मार्क्स पाएँ। जाहिर सी बात है भाई, हमारे सामने क्या है, वो एक उदाहरण के रूप में है कि उन्होंने अच्छा लिखा था तो मार्क्स अच्छा पाया उन्होंने। ठीक है, अब ये चीज़ कर लेना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हम क्या करें, रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। तो देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट चीज़ तो यही है कि हमारी रणनीति क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हमारी स्ट्रेटजी तो ये होनी चाहिए कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ें तो इसलिए नहीं पढ़ें कि वो टॉपिक हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हमको इसको मज़ा आ रहा है। मज़ा लेने के लिए नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है, हमें पढ़ना है सिलेक्शन लेने के लिए। तो सबसे पहले किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है। तो हमें जजमेंटल नहीं होना है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखना है पहले कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा क्या करना है कि देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस तरह के आ रहे हैं, फैक्चुअल आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, तो ये दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है। फिर तीसरा देखना है कि हम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं ना कि वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे के आते हैं या मेंस का एग्ज़ाम दे के आते हैं, असफल हो जाते हैं या सफल ही हो जाते हैं, तो अपना इवैल्यूएशन नहीं करते हैं कि वो क्यों असफल हुए या क्यों उनका प्री क्वालिफाई हुआ है। वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि अब तो क्वालिफाई हो गए, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, या क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो फ्रस्ट्रेट हो गए कि भाई मेरा नहीं हुआ। आप एक बार रुकिए, कम से कम इवैल्यूएट कीजिए कि क्यों नहीं हो रहा है। आपके फैक्चुअल क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या भाषा से रिलेटेड, जैसे यूपीएससी की भाषा थोड़ी सी अलग टाइप की हो जाती है, थोड़ी हिंदी मीडियम के छात्रों को थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। क्या भाषा से रिलेटेड समस्या है तो पहले उस समस्या को फाइंड आउट कीजिए। हम लोग क्या होता है ना, ये सोचते ही नहीं, एग्जाम देते हैं बट इवैल्यूएट नहीं करते हैं कि हमारी कमी क्या, हमारी स्ट्रेंथ क्या, हमारी वीकनेस क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहना है। इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि इससे क्या फ़ायदा होगा, यूपीएससी में तो रिपीट होता नहीं है। ठीक है, रिपीट नहीं होता है, क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है, बट टॉपिक तो रिपीट होता है। और दूसरी बात कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे ना तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, और वो चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह का यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। उस तरह के क्वेश्चन को आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उस तरह के क्वेश्चन को तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे पूछ सकता है। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, शुरुआत करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की, फिर वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। थैंक यू।